नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति उखना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आज सुबह राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी वो अर्पित करेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। भारत ने गाजा शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म एल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की है। भारत ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया है। कल मिस्र में शर्म एल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां शानदार काम किया है। भारत ने यूएनजीए में बाल अधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना भी की। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से विश्व का ध्यान हटाने के प्रयास की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को भुलाया नहीं है। भारतीय सेना आज से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक साथ आएंगे। यूएनटीसीसी एक महत्वपूर्ण मंच है जो परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, आपसी सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता और शांति स्थापना को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। एनएसजी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1984 में स्थापित इस बल ने देश को आतंकवाद और बंधक संकटों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। एनएसजी भारत की एक विशेष सुरक्षा बल है। इसकी स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी, ताकि आतंकी हमलों और बंधक संकट जैसी आपातकालीन स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के मानेसर में एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन भी करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण सोमवार से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित इरविन बैरक में जारी है। सैन्य अभ्यास का मकसद विविध परिचालन परिवेशों में दोनों देशों की सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता, संयुक्त योजना और कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं का एक साझा प्रयास है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज मुंबई में भारतीय और कनाडाई कंपनियों के साथ निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक सहयोग पर बातचीत करेंगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका दौरा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की बैठक हुई। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के बीच संबंध ठीक हो रहे हैं। हम लगातार साझेदारी बढ़ाने और दोबारा से सब कुछ ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम कार्नी के साथ बैठक के दौरान कहा था कि भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज धारवाड़ आईआईटी में धारवाड़ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर और बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के लुधियाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और अग्रणी कृषि संस्थानों का दौरा करने के साथ साथ किसानों और दीदियों से संवाद भी करेंगे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के बाढ़ प्रभावितों निवासियों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मौके पर केंद्र की ओर से मंजूर पत्र भी सौंपेंगे। लुधियाना में किसानों से चौपाल पर चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये समारोह राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। बिहार में चुनावी दंगल से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान का संकेत मिल रहा है। दिल्ली में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक नहीं हो पाई। दिल्ली से देर रात पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों को एकजुट किया गया। तेजस्वी यादव के इस कदम से महागठबंधन में दरार के आसार अब नजर आ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजद सांसद मनोज झा ने शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है, वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा इंडी गठबंधन पर दिए गए एक बयान से सियासी हलचल और तेज हो गई है। अय्यर ने इंडी गठबंधन के हालात पर बात की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडी गठबंधन के हालात हैं, इससे भाजपा को हराना मुश्किल होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट्स का प्रथम रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक हुआ है। इस रैंडमाइजेशन के अंतर्गत निर्वाचन प्रबंधकों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में कुल 54,311 बैलेट यूनिट्स का रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी शेख सफीकुल के रूप में हुई है, जिसे दुर्गापुर से पकड़ा गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी शफीकुल इलाके में एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। इससे पहले रविवार को 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुर्गापुर दुष्कर्म पीड़ित उनकी मां और पिता से बातचीत की। सीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने, उसके सामान्य जीवन जीने और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए चिंतित है। उन्होंने वादा किया कि इसके लिए नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी। सिखों के 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर की पवित्र पादुकाएं यानी जोड़े साहिब अब उनके जन्मस्थान तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे को सौंपे जाएंगे। पिछले 300 साल से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का परिवार गुरु की पादुकाओं की सेवा कर रहा था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। इसमें बताया कि दिल्ली से पटना तक जोड़े साहिब को श्रद्धा के साथ लेकर जाने के लिए एक भव्य नगर कीर्तन यात्रा आयोजित की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में ठंड दस्तक दे चुकी है। रात के समय अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दिन में धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान सामान्य रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव हो सकता है।
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज चमक और तेज वर्षा का अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली के साथ तूफान की है संभावना। मौसम विभाग ने मछुआरों को तटीय क्षेत्रों पर न जाने की दी है चेतावनी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की यात्रा पर है। रूस के कैनरी खुरुल पहुंचने पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य स्वागत के लिए क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया। डिप्टी सीएम मौर्य ने उम्मीद जताई कि इस पहल से भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान कैनरी खुरुल का मंदिर परिसर नमस्ते नमस्ते की ध्वनि से गूंज उठा। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। ये सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी शशांक जादौन और मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए 70,000 रुपए और 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हो गया। यहां सावेर के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर राहत अभियान चलाया। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गति शक्ति का उद्देश्य केवल रोड और रेलवे लाइन की प्लानिंग से जुड़े नहीं रह गया है। हम पीएम गति शक्ति की मदद से नेशनल प्लानिंग की कहीं अधिक गहन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राजस्थान ने भारत में अब तक के सबसे कम बैटरी एनर्जी स्टोरेज कीमत 1.77 लाख रुपए प्रति मेगावाट के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2018 में किया संशोधन, जिससे अब भारतीय बैंकों को श्रीलंका, भूटान और नेपाल के संस्थानों और व्यक्तियों को भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह के ताजा आंकड़े जारी किए, जिसमें 12 अक्टूबर तक देश में कुल कर संग्रह 13.92 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.36% ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय का 50% से अधिक उपयोग किया। इसके उपयोग से आगामी वर्ष में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक विमान, जहाज, पनडुब्बी, हथियार प्रणाली आदि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
भारत सरकार ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंतर्गत 3 वैश्विक इम्पैक्ट चुनौतियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी कुल पुरस्कार राशि 5.85 करोड़ रुपए है। आवेदन 31 अक्टूबर 2025 तक खुले हैं। ईपीएफओ ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न प्रणाली शुरू की है, जो सितंबर 2025 के वेतन माह से लागू होगी। इसका उद्देश्य ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से नियोक्ताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के उपयोगकर्ता अनुभव को सरल और बेहतर बनाना है। नीति आयोग ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र, समुद्री राज्यों और हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोने और चांदी के दाम नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सोने की कीमत में 2,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी के दाम में 10,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में कम होकर 1.54% हो गई है। ये महंगाई का जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार खाद्य महंगाई दर सितंबर में 2.28% रह गई। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 2.17% और शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई दर 2.47% रही है। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दर सितंबर 2025 में कम होकर 1.82% हुई। वहीं ईंधन और ऊर्जा में खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में 1.98% रही है। पीएचडीसीआई ने अपनी नई लीडरशिप टीम की घोषणा करते हुए राजीव जुनेजा को चैंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत के रिटेल पेमेंट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान 99.8% है। ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने का किया ऐलान। इससे प्रदेश में 14,000 हाई वैल्यू नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि राज्य में इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है और इससे तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। जुलाई सितंबर अवधि में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की औसत आवासीय कीमतों में सालाना आधार पर 19% की वृद्धि दर्ज की गई, जो टॉप भारतीय शहरों में सबसे ज्यादा है। सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय विमानन कंपनी अलायंस एयर ने यात्रियों को हवाई किराए में उतार चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से नई योजना फेयर से फुर्सत की शुरुआत की है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनएचएआई ने स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत राजमार्ग उपयोगकर्ता अगर टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों के बारे में सूचना देंगे तो उन्हें अपने फास्टैग खाते में 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन से 65 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता की निकासी के लिए 6.42 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ी एक विस्तृत योजना पेश की है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में जेन जी प्रोटेस्ट की वजह से तख्तापलट जैसी स्थिति बनी। अधिकारियों के मुताबिक जनरेशन जी के विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना रविवार को देश छोड़कर चले गए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि द्विराष्ट्र समाधान के फिलिस्तीनियों और इजरायलियों की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने और शांति से रहने का एकमात्र रास्ता है। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को भी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अपने स्वतंत्र राज्य में रहने का अधिकार है। एक ऐसा राज्य जो इजराइल के साथ शांति, सुरक्षा और पारस्परिक मान्यता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता हो। चीन ने आज से अमेरिका के स्वामित्व, संचालन, निर्माण या वहां के झंडे लगे जहाजों पर विशेष बंदरगाह शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जबकि चीन में निर्मित जहाजों को इस शुल्क से छूट दी गई है। चीन के परिवहन मंत्रालय ने यह कदम अमेरिकी बंदरगाह शुल्क के जवाब में उठाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त शुल्क 1 नवंबर से लागू करने जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। यहां दोनों यूक्रेन की वायु रक्षा और लंबी दूरी की मारक क्षमताओं पर चर्चा करेंगे।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ एक दृष्टिकोण साझा किया है कि रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन को कितनी अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों की आवश्यकता है और दोनों नेता शुक्रवार को इस मामले पर आगे की चर्चा करेंगे। वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक सोने की खदान धंस गई, जिसमें कम से कम 14 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा एल कालियो कस्बे में हुआ, जो राजधानी कराकस से करीब 850 किलोमीटर दूर स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के शवों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स ऑफ गाजा के अनुसार गाजा में करीब 1.52 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 1.8 लाख लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 43,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे या लापता हैं। यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने गत 2 वर्षों में करीब 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए, जो करीब 13 परमाणु बमों जितनी तबाही है। रिपोर्ट के अनुसार इस मलबा हटाने में ही 15 साल लग जाएंगे। मैक्सिको में हुई भयंकर बारिशों के कारण मृतकों की संख्या 64 हो गई है, जबकि 65 लोग अभी भी लापता है। भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर आई और लैंडस्लाइड से कई गांवों का संपर्क टूट गया। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम ने बताया कि लोगों को निकालने, मलबा हटाने और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को सुरक्षित करने के लिए हजारों कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बचाव अभियान अब उन समुदायों तक भी फैलाया जा रहा है जो पहले पहुंच से बाहर थे। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने टेक्सास के स्टारबेस से अपना 11वां स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है। सबसे पहले अगस्त में स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया गया था। स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसका उद्देश्य भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर वापस लाने से जुड़े परीक्षण करना था। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 121 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। टीम के लिए जॉन कैंपबेल ने 115 और शे होप ने 103 रन की पारी खेली। महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 232 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 3 गेंद शेष रहते 7 विकेट के नुकसान पर 233 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। अफ्रीकी टीम के लिए क्लोड फ्रैन ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने 2 मैच में मिली हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड की टीम 3 मैच में 2 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं श्रीलंका की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। श्रीलंका के खाते में सिर्फ 1 अंक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच वॉश आउट होने के बाद आया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव में फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी से विशेष प्रशिक्षण लेकर भारत लौटे। इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने विश्वास जताया कि इन खिलाड़ियों के अनुभव से भारतीय फुटबॉल को नई दिशा मिलेगी। जर्मनी से प्रशिक्षण लेकर लौटे युवा खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही इन युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों को सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल 6 पदक मिले थे। सम्मान समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी आगे भी अपने प्रदर्शन को इसी तरह से बरकरार रखेंगे। ओडिशा के फर्राटा धावक प्रतीक महाराणा ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। प्रतीक ने ओडिशा में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में 21.24 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।
सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में आज होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को और फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में ग्रुप जी के शुरुआती मैच में भारत ने किर्गिस्तान को 2-1 से हरा दिया। ये मैच बिश्केक में खेला गया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।